दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से हम बोल रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पहले ये अपील कर दूं मैं आपको बातचीत करने शुरू करने के पहले कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों ये आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये बात तो बहुत दिनों से चल रही है उदयपुर में। पिछले 2-3 महीने से एक उदयपुर फाइल्स करके एक हवा चल रही है, एक बात चल रही है। उदयपुर फाइल्स क्या है? उदयपुर फाइल्स ये किसी को पता नहीं है। उदयपुर फाइल्स वास्तव में एक ऐसी कहानी है, स्कैंडल एक बनाया गया है या वास्तविक है, कुछ अभी पता नहीं है। हालांकि उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और जेल भी हुई है और कोर्ट में भी गया है मामला, लेकिन फिर भी अभी चीजें साफ नहीं है। अब इसमें दो पक्ष हो गए, बल्कि कई पक्ष हो गए, और ये उदयपुर फाइल्स उस स्कैंडल से आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी, कुल मिलाकर के ये सारा खेल जो है भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई का हो गया है। और वर्चस्व की लड़ाई इसलिए भी जरूर हो गई है क्योंकि यहाँ जो वर्चस्व वाला व्यक्ति था, गुलाब चंद कटारिया, उसकी कहानी भी अपन बात करेंगे। लेकिन वो जो गुलाब चंद कटारिया जी जो यहाँ के विधायक भी थे, मंत्री भी रहे, बहुत सारा उन्होंने खेल किए यहाँ पे। और वो पूरे भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से नियंत्रित करते थे। वो अब उनका ट्रांसफर हो गया, मतलब ट्रांसफर मतलब उनको राज्यपाल बना दिया और वो यहाँ से असम चले गए थे और अब पंजाब में हैं। अब पंजाब हरियाणा के राज्यपाल हैं वो। और इस तरह से अब यहाँ पर एक शून्य हो गया है और उस शून्य को भरने के लिए मेरे को लगता है कि ये लड़ाई चल रही है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मतलब गुट भी हैं। जैन गुट अलग है, ब्राह्मण गुट अलग है। और ये ब्राह्मण गुट और जैन गुट के अलावा, और ये तो खैर बहुत पहले से रहा है, मतलब आज की बात नहीं है ये भानुकुमार शास्त्री जी जब थे, अ, विधायक भी रहे, वो सांसद भी रहे और खादी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और भी कई जगह रहे। वो तो खैर वो भैरू सिंह जी के खास दोस्तों में से एक थे वो। और भैरू सिंह जी की जब सरकार थी तब उनको काफी ये प्रिविलेज था, वो बहुत सारी जगह पर मेंबर रहे, अध्यक्ष भी रहे। लेकिन उस समय भी भानुकुमार शास्त्री 92 में पहली बार जीते थे और 77 में उनको लोकसभा का टिकट दिया था और वो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। और यहीं पर गुलाब चंद कटारिया की एंट्री होती है। गुलाब चंद कटारिया कोई बहुत प्रभावशाली नेता नहीं थे उस समय। छात्र थे, छात्र राजनीति से ही आए थे। एबीवीपी में संगठन मंत्री थे शायद ये। और इनको इमरजेंसी में, चूंकि इनको 19 महीने जेल में रखा था, और जेल से निकलने के बाद समाजवादियों में और आरएसएस के इस जनसंघ दोनों में एक विवाद था। और उस समय परशुराम त्रिवेदी, जो स्वर्गीय परशुराम त्रिवेदी हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि मेरे को उदयपुर से टिकट दो, और उनको नहीं दे करके गुलाब चंद कटारिया को यूथ नेता के नाम पर इनको टिकट दिया गया था। जीत गए थे, कोई वो नहीं है। बाद में भी शायद 80 में भी जीते, लेकिन 85 में हार गए थे। 84-85 जब भी ये चुनाव हुआ था, 85 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी और गिरिजा व्यास इनके सामने पहली बार खड़ी हुई और वो जीती थी। लेकिन उस समय से गुलाब जी भाई साहब ने अपना एक अलग ग्रुप बनाना शुरू किया।
पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी बन गई थी जनसंघ से। और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक तो आरएसएस का वर्चस्व उनका था। हालांकि भानु कुमार जी वगैरह ये सारे लोग आरएसएस से ही आए हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका क्योंकि छात्रों में इनका कंट्रोल था, क्योंकि ये एबीवीपी से आए थे, तो इनका एक बड़ा वर्चस्व था उस समय। तो इसलिए इनके कंट्रोल में ज्यादा थे। फिर ये 7x24 आवर्स काम करने वाले आदमी थे तो गुलाब जी भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो उनके साथ ही रहे हैं। अ, हालांकि मैं कभी जनसंघ में या भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहा, मैं आरएसएस में भी नहीं रहा, लेकिन कई जगह हमारा मिलना जुलना होता था। एक बार हम एक साथ अनशन करने भी बैठे थे। लेकिन ये जो उनका जो वर्चस्व था वो उनका घूमने फिरने से, और उनका लोगों के साथ सहयोग हमेशा एक वो बनाए रखना उनका था मामला। संपर्क बनाए रखने का काम उनका था। वो मोटरसाइकिल लेके पूरे शहर में और देहात में भी घूमा करते थे, और अपने अपने दोस्तों से, मतलब अपने अपने साथियों से मिला करते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। और इस तरह से उन्होंने एक अपना संगठन बनाने की, गुट बनाने की कोशिश की। और ये हमेशा हर पार्टी में होता ही है कि जो भी नया नेता उभरता है वो पुराने नेता की बुराई करता है। और वो बुराई किस तरह से, क्या इसकी भाषा अच्छी नहीं है, ये वो है, ये गुलाब जी भाई साहब भी भानु जी के लिए किया करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं जानता हूँ इस बात को, मैंने सुना है खुद। और उस समय मदन जी दुप्पड़ हुआ करते थे एक नेता। नरेंद्र सिंह जी लिखेरी हुआ करते थे, जो सिंह जी दाई जी हुआ करते थे। लेकिन गुलाब जी का ज्यादा ज्यादा कटाक्ष जो है भानु जी के साथ जो है रहता था, भानु जी के विरुद्ध। क्योंकि भानु जी सांसद थे, और उसके बाद भी वो काफी एक्टिव रहे और काफी जगह रहे। इसलिए गुलाब जी का उनसे आमने सामने का टकराव भी था, और इस तरह से वो गुटबाजी वहां से शुरू होती है। अब आज जो गुटबाजी हो रही है वो उस गुटबाजी का ही परिणाम है। क्योंकि गुलाब जी भाई साहब जो जिन्होंने वो गुट बना के रखा था, उसमें कई बार लोग आए, कई बार गए। ये मांगीलाल जी जोशी और धर्म नारायण जोशी, और जो आज एक अलग गुट बना करके या दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये एक ही गुट में थे। और उस समय गुलाब जी भी इसी ग्रुप में थे। और मदन लाल जी मुंदड़ा के स्कूल में ये सब लोग पढ़ाते थे, वहीं से ये गुट बना था। तो कहना का मतलब ये है कि ये इनके आंतरिक लड़ाइयाँ कई है, और उससे वो उभरते उभरते चलते चलते बीच में किरण माहेश्वरी ने अपना एक अलग गुट बना लिया था। वो किरण माहेश्वरी उदयपुर की महापौर बन गई थी। और महापौर बनने के बाद जो है वो सांसद के लिए उसका चुनाव हो गया, वो सांसद का टिकट मिल गया उसको, और वो सांसद बन गई। गिरजा व्यास जैसी बड़ी हस्ती को उसने हराया। तो उसने अपना एक अलग गुट बना लिया। उस गुट में ये धर्म नारायण जोशी वगैरह भी शामिल हो गए। बाद में पता नहीं कब हुए, ये मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है। लेकिन अभी मैंने ये जो वार्ताएं सुनी अलबेला यूट्यूब पे और अखबारों में जो पढ़ा, उससे मुझे लगा कि वो धर्म नारायण जोशी ने किरण माहेश्वरी के साथ कोई संपर्क किया और एक अलग उस गुट में चले गए। मांगीलाल जोशी 98 में चुनाव लड़े थे, गुलाब जी के खिलाफ थे। गुलाब जी को यहाँ से टिकट नहीं लेने दिया, और गुलाब जी जो है को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ा बड़ी सादड़ी। और मांगीलाल जी जोशी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। अब मांगीलाल जी जोशी और धर्म नारायण जोशी उस समय एक थे। टिकट कौन लाया ये भी एक बात है कि अ, मांगीलाल जोशी ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने दिलाया टिकट। पर ये एक जने के दिलाने का नहीं है। ये वर्चस्व की, उस समय की वर्चस्व की लड़ाई थी। और उस समय गुलाब जी को यहाँ से डिस्पजेस किया। हालांकि गुलाब जी का कद बहुत बड़ा था, तो उनको यहाँ से हटाने के बाद भी बड़ी सादड़ी में उनको टिकट देना पड़ा। और फिर उनके साथ जो लोग थे प्रमोद सामर वगैरह, ये शायद उस समय ये पारस सिंघवी भी उनके साथ ही थे। बाद में पारस सिंघवी भी गुलाब जी के खिलाफ हो गए।
और अभी में ऐसा लगता है कि प्रमोद सामर भी उनके दूसरे ग्रुप में है। तो ये सारी खेल है, इनका बहुत लंबा चौड़ा मामला है। और फिर अभी अब ये लड़ाई चलते चलते उदयपुर फाइल्स बन गई है। मांगीलाल जी जोशी जब खड़े हुए थे तब कहा जाता है कि गुलाब चंद कटारिया चूंकि बड़ी सादड़ी से खड़े हुए थे, तो यहाँ से सारे कार्यकर्ता बड़ी सादड़ी चले गए, और गुलाब जी के कार्यकर्ता एक धर्मना इनके मांगीलाल जोशी के कार्यकर्ता ही नहीं बचे जो काम करें, और इसलिए वो हार गए। और मांगीलाल जी जोशी एक बहुत ही कमजोर कैंडिडेट से हारे, जो मतलब पूर्विया जी शायद इनके सामने खड़े हुए थे, और पूर्विया जी का कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं था। इसके बीच में एक साल वो शिव किशोर जी रहे थे बीच में, 1 या 2 साल, 1 साल ही रहे थे शायद। शिव किशोर जी विधायक रहे थे जब गुलाब जी को यहाँ से डिस्पोजेज किया था। तो हाँ, पहले शिव किशोर जी रहे थे, और शिव किशोर जी के बाद मांगीलाल जी आए। और ये सारा खेल आरएसएस के बीच में, आरएसएस के अंदर जैन ग्रुप और ब्राह्मण ग्रुप अलग अलग हो गए थे, उस समय की बात है। इस ब्राह्मण ग्रुप में मतलब भानु कुमार शास्त्री के साथ युधिष्ठिर कुमावत, और शायद किरण माहेश्वरी भी फिर उधर ही चली गई थी, और ये मांगीलाल जोशी और धर्म नारायण जोशी और वीरेंद्र शिमाली और वो दिनेश भट्ट, और ये सारे लोग उस ग्रुप में चले गए थे। बाद में गुलाब जी ने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया, और दिनेश भट्ट को जिला अध्यक्ष बना दिया। फिर रविंद्र शिमाली को वो महापौर बना दिया। रजनी डांगी बीच में महापौर बनी थी। तो इस तरह से मतलब दोनों में आपस की टसल चलती रही। और अब ये, चूंकि गुलाब जी भाई साहब का यहाँ से स्थानांतरण मतलब एक तरह से वो राज्यपाल बन गए हैं, और अब वो वहाँ पंजाब में राज्यपाल हैं, और अब ये, अब ऐसा लग रहा है कि अब उनको कोई टिकट विकेट मिलना नहीं है। वो बहुत इच्छा थी उनकी कि एक बार चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। अब ये है कि उसके बाद जो है ये खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। और अब ये मांगीलाल जोशी और धर्म नारायण जोशी आमने सामने आ गए हैं, और बात इतनी नीचे स्तर तक पहुंच गई है। मतलब आपने किसी को रुपया दिलाया या दिया, चंदा दिलाया या दिया, या आप किसी के लिए दोनों साथी थे और दोनों को कोई किसी की तरह की मदद की, मान लो आपने टिकट भी दिलाया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब बात यहां तक पहुंच गई है कि तुम खाली खाना खाने के लिए आ जाते हो, पैसे नहीं देते हो, और उसके अंदर मांगीलाल जोशी ने 5,000 रुपए का चेक भर के भेज जमा कराया, उनके खाते में जमा कराया किसी के। और इस तरह से मतलब जो है बात इतनी नीचे तक चली गई। अरे खाना तो हम किसी को भी खिलाते हैं, उसमें क्या है। खाना खाने का भी अगर हिसाब होने लगे पार्टी के अंदर, दोस्तों के अंदर, और आपस में साथ रहे इतने साल, पता नहीं 20-20, 25-25 साल तो साथ रहे ही होंगे ये, और ज्यादा ही रहे होंगे। और उसके बाद अगर ये खाने का हिसाब होने लगे, तो मान लीजिए, देख लीजिए आपकी स्थितियां कितनी विकट हो गई है। और ऐसी विकट स्थिति में अभी फिर ताराचंद जी जैन को जब टिकट मिला, तब भी शायद मांगीलाल जी जोशी एक क्लेमेंट थे, और पारस सिंह भी क्लेमेंट था। उस समय भी बहुत सारा विवाद हुआ था। और अब इनके विकास के कार्यों के भी बहुत ज्यादा चर्चे हैं कि भाई ये जैसे नदी जो है वेनिस बना देंगे, आयड़ की नदी को, और इतना पैसा लगा दिया, पता नहीं कितना पैसा लगाया, 25 साल हो गए, 20-25 साल से ये चल रहा है प्रोजेक्ट। इसमें सरकार का पैसा भी आया, म्यूनिसिपैलिटी ने भी दिया, यूआईटी ने भी दिया, और फिर भी अभी जो है एक बाढ़ आई, उसमें सब बिखर गया। इन्होंने उस नदी को मतलब एक नाला, छोटा नाला बना करके और रख दिया है, और कुछ भी नहीं किया है। और सारा पैसा कहाँ गया। और इनके पैसों की अभी तक वो वो परत नहीं खुली अभी झगड़ों में। अब ये झगड़े अगर आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वो परत भी खुलेगी कि किसने कितना पैसा किसमें खाया। और ये सारे लोग
सारे लोग तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जो जमीनों की दलाली करते थे, जमीनों का धंधा धंधा तो अब ये धंधा कहने लग गए हैं, उस समय तो जमीनों की दलाली ही होती थी। बस। तो जमीनों की दलाली भी करते हैं और उससे पैसा भी बनाया है सब लोगों ने। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है इन लोगों के पास, बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन अपने आप को बहुत त्यागवान और वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और उदयपुर के लिए तो बहुत ही आश्चर्य ये है कि अभी तक इस तरह की लड़ाइयाँ, मतलब कांग्रेस में भी इस तरह की बातचीत, वहां पे भी कई गुट हैं कांग्रेस में भी उस समय। मैं अभी की तो बात नहीं करता क्योंकि अभी मेरे को ज्यादा इसके नॉलेज नहीं है, लेकिन उस समय गिरधर लाल जी माट साहब का अलग गुट था, हनुमान जी माट साहब का अलग गुट था, देवपुरा जी का अलग गुट था। और इस तरह मतलब सुखाड़िया जी खुद एक बड़े संगठनकर्ता तो थे ही, लेकिन सुखाड़िया जी का भी जब यहाँ से ये राज्यपाल बना करके भेजा और इंदिरा गांधी 1980 में फिर से जीत के आई, तो फिर उनके भी आपस में खूब ऐसी ही जूतम पेजार होने लगी। हनुमान जी माट साहब जो हैं, हनुमान प्रभाकर एमएलए बन गए थे, मिनिस्टर भी बन गए थे वो। और फिर उस समय बहुत सारे गुट बने, सुखाड़िया वर्सेस हनुमान प्रभाकर गुट भी बना। शेषमल पगारिया ये अभी भी क्लेम करते हैं कि मुझे सुखाड़िया जी की वजह से मुझे हराया गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं। खैर, ये राजनीति में सब जगह होता है, मैं कोई नई बात नहीं समझ रहा हूं इसमें। लेकिन जो एंगल उदयपुर फाइल्स का शुरू का था, जिसमें एक वकील साहब को गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने कोई उस किसी महिला पर फोटो वोटो या वो वीडियो वीडियो कुछ बनाए हैं, ऐसा कहा जाता है, मैंने नहीं देखे, मैं को पता भी नहीं है। तो वो एक एंगल जो है इसमें अलग है। और दूसरा ये भोजन के और उसका हिसाब किताब और पैसे लेन देन का जो ये अखबारों में छप रहा है, मैंने कभी इन दोनों से कभी बात नहीं की, हालांकि मैं कर सकता हूँ, मेरे मित्र हैं दोनों। लेकिन ये जो अखबारों में छप रहा है, इस तरह की बातें अगर होती है तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये राजनीति को छिछलापन है राजनीति का, और राजनीति को कितना छिछला करोगे, कितना नीचे गिराओगे, मेरा तो यही कहना है। हमारे भी हुए थे इस तरह के विवाद पार्टियों में, मैंने छोड़ दी पार्टी। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, कोई राजनीति नहीं करनी मेरे को। मैंने अब पत्रकारिता में आ गया, मैं अब पत्रकारिता में मैंने 30-35 साल बिताए हैं, मैं खुश हूँ, मैंने अपना काम अपने तरीके से किया। हालांकि बहुत सारे लोग अभी मेरे से वो कहते हैं कि यार इन्होंने क्या क्या किया, अर्ज किया। तो अर्न तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ आज की डेट में। मतलब स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति नहीं कह रहा हूं मैं, पर कुल मिलाकर के समाज में मैं संतुष्ट हूँ। तो एक संतोष का भाव होना चाहिए लोगों में। और ये जो इस तरह की लड़ाई कर रहे हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूँ, दोनों के लिए कहना चाहता हूँ, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ। और जिस तरह से इन्होंने वो लेटर कांड हुए, और ये एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं गुलाब चंद कटारिया का कभी प्रशंसक नहीं रहा, और मैं कभी भी उनकी राजनीति को मैंने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा गुट था, उस समय मांगीलाल जोशी, ये धर्मनारायण जोशी वगैरह सारे एक थे, युधिष्ठिर कुमावत वगैरह सारे उसमें शामिल थे शायद। लेकिन जब भी वो चुनाव लड़ते थे, एक पर्चा निकाला जाता था, और पर्चा जो है, उस पर्चे में किसी का नाम नहीं होता था। तो इस तरह की दोगली राजनीति करने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो खुद खुल के लगाओ ना, खुद सामने आकर के लगाओ कि हाँ मैं ये कह रहा हूँ। आप बिना किसी नाम के और उस तरह के पर्चे बांट रहे हैं, अखबारों में डाल रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके, ये राजनीति बिल्कुल गलत है, सड़ी सड़ी राजनीति है, गंदी राजनीति है, और छोटे दिल की राजनीति है। मैं इस राजनीति को प्रेफर नहीं करता। मतलब राजनीति होनी चाहिए, और आपस में मतलब वर्चस्व की लड़ाई भी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब काम करते हैं तो हमका हमारा हमारा वर्चस्व भी बनना ही चाहिए। लेकिन इस तरह की छिछला लेदर होनी और इस तरह तक नीचे तक पहुंचना, अभी मैं
पारस सिंघवी के और मांगीलाल जी जोशी के कई वीडियो मैंने सुने हैं। बहुत ही घटिया स्तर की चीजें हो रही है। खैर, चलो मैं तो इसको यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये मेरी बातें कुछ समझ में आएगी या आई होगी। और अगर आपने अभी तक भी मेरे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आज दोस्तों हम 5 बजे मई दिवस पर एक पैनल पर चर्चा करेंगे, और आप उसको भी सुन